वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द एम्पायर राइट्स बैक इंट्रोडक्शन। द एम्पायर राइट्स बैक ये जो बुक है इसका इंट्रोडक्शन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके की कॉन्सेप्ट्स को एंड मेजर थीम्स को भी डिस्कस करेंगे। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। द एम्पायर राइट्स बैक इसका जो फुल टाइटल है वो है थ्योरी एंड प्रैक्टिस इन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर्स। ये 1989 में इस वर्क को पब्लिश करवाया गया था एंड ये एक नॉन फिक्शन बुक है। मींस कि ये रियलिटी पर बेस करती है। इसमें हमें कहीं भी इमेजिनेशन नहीं नज़र आएगी। इस बुक में रियल वर्ल्ड को दिखाया गया है, कॉलोनियलिज्म को डिस्कस किया गया है। कॉलोनियलिज्म के इरा के एंड होने के बाद का जो टाइम है जिसको हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म कहते हैं उसको डिस्कस किया गया है कि किस तरह से मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को कंट्रोल किया गया, उन्हें कॉलोनाइज किया गया, उन पर रूल किया गया एंड जो ब्रिटिश एम्पायर है वो किस तरह से उन्हें थर्ड क्लास कहा करते थे, उनके कल्चर को थर्ड वर्ल्ड कल्चर कहा करते थे, उनको अदर्स की आइडेंटिटी दिया करते थे। इन सब चीज़ों को हम इस बुक में डिस्कस करने वाले हैं। एंड इस बुक को लिखने वाले जो हैं वो 3 राइटर्स हैं, जिसमें बिल एशक्रॉफ्ट आ जाते हैं, गैरिक ग्रिफिथ्स आ जाते हैं एंड हेलन टिफिन आ जाते हैं। इन तीनों ने मिलकर इस बुक को जो है वो नरेट किया है, लिखा है, अपने आइडियाज़ को शेयर किया है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म के टाइम को डिस्कस किया है। अगर हम इस बुक का इंट्रोडक्शन डिस्कस करें तो इस बुक के इंट्रोडक्शन में इस बात की डिटेल दी गई है कि जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेरी थ्योरी हैं वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। मींस के वो वॉइसेस, वो हिस्ट्रीज, जो कॉलोनाइज लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं उनको एक नेम देने के लिए ये एक पोस्ट कॉलोनियल लिटरेरी थ्योरी ऑर्गेनाइज की गई है, इसको अरेंज किया गया है। इसके अंडर जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करती हैं, इनके ऊपर जो ऑपरेशन हुआ वो उसको शेयर करते हैं एंड जो वाइट पीपल हैं उनका रियल फेस वर्ल्ड के सामने लेकर आते हैं। इसी तरह से हमारे जो राइटर हैं एशक्रॉफ्ट, ग्रिफिथ्स एंड टिफिन वो आर्ग्यू करते हैं कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर जो है ये पेरिफेरल नहीं है, बट ये एक ऐसा सेंट्रल आइडिया है जिसके थ्रू हम ग्लोबल लिटरेरी ट्रेडिशंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मींस के जिन जिन कम्युनिटीज़ को कॉलोनाइज किया गया, उन्हें मार्जिनलाइज किया गया, उनके ऊपर ऑपरेशन किया गया, जुल्म किया गया, उन सब के लिटरेचर को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उन सब की मेंटल कंडीशन को, फिजिकल कंडीशन को, उनकी आइडेंटिटीज़ को, उनके कल्चर को, उन सब चीज़ों को हम इस लिटरेरी थ्योरी के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देन हम लैंग्वेज को देखते हैं। लैंग्वेज में एक क्रूशियल इंस्ट्रूमेंट है इस कॉलोनाइजेशन के पीरियड में, क्योंकि लैंग्वेज के थ्रू लोगों को कॉलोनाइज किया गया, लोगों को कहा गया कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को फॉलो करें, उनके रूल्स को फॉलो करें एंड इवन कि अपनी नेटिव लैंग्वेज को भी इंग्लिश बना लें। अब इसी लैंग्वेज को लोगों ने एज ऑपरेशन भी यूज़ किया एंड इसको जो है वो क्रिएटिव रेजिस्टेंस के लिए भी यूज़ किया। क्योंकि जो लोग कॉलोनाइज्ड हुए थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने रूलर्स की लैंग्वेज को लिया और उसी लैंग्वेज में लिखना शुरू किया कि किस तरह से हम पर ऑपरेशन हुआ है, किस तरह से वाइट्स ने हम पर रूल किया है और वाइट्स जो है वो यहाँ पर ट्रेडिंग के नाम पर आए, बट उन्होंने हमसे हमारा कल्चर ले लिया, हमारी आइडेंटिटी ले ली एंड इवन के हमारी नेटिव लैंग्वेज को चेंज करने की भी ट्राई की। अब जैसे कि हम लैंग्वेज में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं, हमने पोस्ट कॉलोनियल के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ भी रखा है जिसमें हेब्रिडिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, एब्रोगेशन का, एप्रोप्रिएशन का। ये सारे जो कॉन्सेप्ट है वो हमें पोस्ट कॉलोनियलिज्म में नज़र आते हैं कि किस तरह से जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ थी, जो ओप्रेसिव लोग थे, उन्होंने उस लैंग्वेज को एज अ टूल यूज़ किया और अपने रूरल्स को रेजिस्ट किया उन्हीं की लैंग्वेज को यूज़ कर कर। मीन्स के उन्हीं के टूल को उनके अगेंस्ट यूज़ करना शुरू कर दिया। इसको जो है वो हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कहते हैं। द एम्पायर राइट्स बैक ये एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेरी थ्योरी में। इसको 1989 में जब पब्लिश करवाया जाता है तो इसीलिए इसको पब्लिश करवाया जाता है कि जो कॉलोनियल पावर्स हैं और जो कॉलोनाइज नेशंस हैं इनके दरमियान का ये जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है कि जो कॉलोनियल पावर्स हैं वो ट्रेडिंग के नाम पर आए थे या फिर वो लोगों की बेटरमेंट के लिए आए थे, बट उन्होंने अपने उस मोटिव को छोड़कर दूसरे मोटिव्स पर फोकस करना शुरू कर दिया। वो फोकस क्या था कि वहाँ पर जितने भी डायमंड्स थे वो उन सबको ले गए, या फिर या अगर हम अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पर आइवरी थी, वहाँ से वो आइवरी को ले गए। मीन्स के उस नेशन को जो है वो इन्होंने पॉवर्टी में डाल दिया कि जहाँ पे भी गए वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन की, ओप्रेशन किया, उन्हें मार्जिनलाइज किया, उन्हें जो है वो लो फील करवाया।
एंड हम इस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को लैंग्वेज, कल्चर एंड लिटरेचर में देखते हैं कि किस तरह से वाइट्स का लिटरेचर और कल्चर और उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, और जिनको उन्होंने कॉलोनाइज किया, जिन पर उन्होंने ऑपरेशन किया, उनका लिटरेचर, कल्चर एंड लिटरेचर किस तरह से डिफरेंट है। तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में हम इस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं, इनके दरमियान का जो क्लैश है वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इस टाइटल की बात करें जो कि इस बुक को दिया गया है, वो है द एम्पायर राइट्स बैक। बट अगर हम इसका हिडन मीनिंग देखें तो वो यही बनता है, द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक। मीन्स कि जो कॉलोनाइजर्स थे उनको स्ट्राइक्स बैक किया गया है, उनके अगेंस्ट उन्हीं की लैंग्वेज में जब लिटरेचर लिखा गया तो उन्हें जो है वो एक आंसर दिया गया है। जो कॉलोनाइज नेशन थी वो अपने कॉलोनाइजर्स को रिजेक्ट करती हैं, उनके कल्चर को, उनकी लैंग्वेज को, उनके आइडियाज़ को, उनकी थॉट्स को, इंटेलिजेंस को, हर चीज़ को जो है वो निगलेक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं अपने लिटरेचर के थ्रू, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के थ्रू। द एम्पायर राइट्स बैक की जो इंट्रोडक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म को डिस्कस करने वाले हैं। पोस्ट कॉलोनियलिज्म वो टाइम पीरियड है जो कि कॉलोनियल रूल के एंड होने के बाद स्टार्ट होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कॉलोनियल रूल जब एंड होता है तो उसके बाद जो कॉलोनियलिज्म की ऑनगोइंग लेगेसीज होती हैं उसको भी हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, कि जैसे कि हम ये लॉन्स वगैरह को डिस्कस करते हैं, या फिर कोई हिडन एजेंडाज को डिस्कस करते हैं। मीन्स कि जो वाइट पीपल हैं वो अभी तक कहीं ना कहीं जो है वो कॉलोनियलिज्म को लेकर चल रहे हैं, और वो हमें नज़र नहीं आ रहा, बट इनडायरेक्टली वो अभी भी कॉलोनियलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। तो इन सब इफ़ेक्ट्स को हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म में डिस्कस करते हैं। इसमें लिटरेरी, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं कि जो कॉलोनाइज नेशन है उन्होंने इन सब चीज़ों को कैसे फेस किया, कॉलोनाइज पीपल ने किस तरह से उन चीज़ों को फेस किया, वो उनके ट्रॉमास कैसे थे, एंड उनके वो जो एक्सपीरियंस थे कॉलोनाइज्ड होने के वो कैसे थे, उन सबको हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म में डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट आता है पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट। अब एक क्रिएटिव एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट कह सकते हैं। मीन्स के जब कॉलोनाइजर्स कॉलोनाइज कर रहे थे और जो कॉलोनाइज नेशन है उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हम पर ऑपरेशन हो रहा है, हमसे हमारी रूट्स को लिया जा रहा है, हमसे हमारे कल्चर को लिया जा रहा है, देन जो कॉलोनाइज नेशन थी उन्होंने कॉलोनियल लिटरेरी फॉर्म्स को रिजेक्ट किया, उनके वर्ल्ड व्यूज़ को रिजेक्ट किया कि वो किस तरह से कॉलोनाइज नेशंस को एक्सप्लेन करते थे, उन्हें डिफ़ाइन करते थे। उन सब आइडियाज़ को कॉलोनाइज नेशन ने रिजेक्ट करना स्टार्ट किया और पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट लिखना स्टार्ट किए, अपना लिटरेचर लिखना स्टार्ट किया, जिसमें वो अपने व्यूज़ को, अपने आइडियाज़ को, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने ट्रॉमास को शेयर करते थे, एंड उनकी जो लोकल हिस्ट्रीज थी एंड वो अपनी लैंग्वेज को जो है ना वो शेयर करते थे इन टेक्स्ट में। तो इसको हम पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट कहते हैं। नेक्स्ट जो की कॉन्सेप्ट इस इंट्रोडक्शन में आता है वो अंपायर एंड अदर का आता है। जो कॉलोनियल सेंटर है उन्हें यूरोप कहा जाता है, उनके वर्सेस में उनके अगेंस्ट जो है वो मार्जिन्स हैं जिन्हें कॉलोनाइज्ड वर्ल्ड कहा जाता है, जिन्हें मार्जिनलाइज किया गया था, जिन पर जो है वो ऑपरेशन किया गया था। अभी जो कॉलोनाइज्ड लोग थे इनकी आइडेंटिटी को एज एन अदर कंस्ट्रक्ट किया गया था। जो वाइट्स थे वो बाकी सारी नेशंस को जो है वो अदर कहा करते थे, उनके कल्चर को जो है वो अदर कल्चर कहा करते थे, एंड वो खुद को जो है वो यूरोपियन कंसीडर करते थे, मीन्स के खुद को सुपीरियर कंसीडर करते थे, एंड जितने भी लोग हैं जिनको इन्होंने कॉलोनाइज किया था उन्हें इन्फीरियर कंसीडर किया करते थे। देन जो की कॉन्सेप्ट इसमें आता है वो लैंग्वेज एंड पावर का आता है। लैंग्वेज एक क्रूशियल टूल रहा है इंपीरियल कंट्रोल में। कॉलोनाइजर्स ने अपनी लैंग्वेज को इम्पोज किया और कॉलोनीज बनाई, और उन्हें कहा कि अब हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसे अपनी नेटिव लैंग्वेज बनाओ, अपने जो चिल्ड्रंस हैं उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज सिखाओ, उनके जो करिकुलम कोर्सेज हैं उसमें इंग्लिश लैंग्वेज को इंक्लूड करो। सो ये जो बुक है द एम्पायर राइट्स बैक, ये इस चीज़ को एक्सप्लोर करती है कि लैंग्वेज किस तरह से ऑपरेशन और रेजिस्टेंस का सोर्स बन जाती है। कॉलोनाइजर्स ने इस लैंग्वेज को ऑपरेशन के लिए यूज़ किया था, एंड जो कॉलोनाइज्ड नेशन है उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को रेजिस्टेंस के लिए यूज़ किया। मीन्स के इंग्लिश लैंग्वेज में अपने एक्सपीरियंसेस को लिखना शुरू किया, अपने ट्रॉमास को एंड ऑपरेशन को लिखना शुरू किया। द एम्पायर राइट्स बैक के इंपॉर्टेंट थीम्स को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें रिक्लेम किया गया है आइडेंटिटी को। जो कॉलोनाइज्ड नेशंस थी उसमें अब जो कुछ पढ़े लिखे लोग थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो राइटर्स थे, जो स्कॉलर्स थे, जो उस टाइम पे लिटरेचर को लिख रहे थे,
तो उन्होंने क्या किया कि लिटरेचर को लिखना स्टार्ट किया। उन्होंने जो है वो नॉवेल्स को, प्लेस को, शॉर्ट स्टोरीज को लिखना स्टार्ट किया। उसमें अपने कल्चरल एंड नेशनल आइडेंटिटीज़ को लिखना शुरू किया। उन्होंने अपनी ट्रेडिशंस को लिखना शुरू किया। तो लिटरेचर जो है वो एक सोर्स बन गया इन सब के लिए कि वो उसके थ्रू अपनी आइडेंटिटी को रिक्लेम कर सकें, खुद को रीशेप कर सकें, अपने नेशन को जो है वो एक शेप दे सकें। तो इस तरह से जो उस टाइम के कॉलोनाइज्ड राइटर्स थे वो अपनी इंडिजिनस हेरिटेज को सेलिब्रेट करते हैं, एंड जो यूरोसेंट्रिक नैरेटिव्स हैं वो उन्हें डिसमेंटल करते हैं, वो उन्हें रिजेक्ट करते हैं। अब यूरोसेंट्रिक नैरेटिव्स क्या थे कि जो अदर नेशन हैं वो वीक हैं, इंफीरियर हैं, उनके पास इंटेलेक्ट नहीं है, उनके पास जो है वो मैनर्स नहीं है। हम सब कुछ जो है वो उन्हें देने के लिए आए हैं, उन्हें क्लास, स्टेटस, मैनर्स, इंटेलेक्ट सब कुछ जो है वो वाइट्स ने दिया है। तो ये कुछ जो यूरोसेंट्रिक नैरेटिव्स थे इनको ब्रेक करना चाहते थे कॉलोनाइज्ड राइटर्स, इसीलिए उन्होंने पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर लिखना स्टार्ट किया। नेक्स्ट जो मेजर थीम डिस्कस किया गया है वो हिब्रिडिटी का कॉन्सेप्ट है। अब जो कॉलोनाइज्ड राइटर्स हैं वो इस चीज़ को यहाँ पर क्लेम करते हैं कि जैसे कि वाइट्स कहते हैं कि हमने इनसे इनकी आइडेंटिटी, इनका कल्चर, ये सब कुछ ले लिया और हमने इनको जो है वो एक न्यू कल्चर एंड न्यू आइडेंटिटी दी है। बट जो कॉलोनाइज्ड राइटर्स हैं वो कहते हैं कि अगर आपने हमारे कल्चर को, हमारी आइडेंटिटी को इम्प्योर किया है तो हमने भी तो आपको इम्प्योर किया है ना। मीन्स कि यहाँ पर जो है वो अब मिक्सचर बन चुका है। ना ही तो कॉलोनाइजर सेफ रहा है और जो कॉलोनाइज्ड हुए हैं वो भी अब सेफ नहीं रहे हैं। मीन्स का इन दोनों का ही आपस में कल्चर कहीं ना कहीं मिल चुका है, इन दोनों की ही आपस में कहीं ना कहीं आइडेंटिटी जो है वो मिक्स हो चुकी हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो वाइट्स हैं वो प्योर रहे हैं, उन्हें जो है वो कोई लॉस नहीं हुआ है, और जो कॉलोनाइज्ड नेशंस हैं, जो ब्लैक्स हैं या फिर जो एशियंस हैं, सिर्फ उन्हीं का लॉस हुआ है। जो वाइट्स थे उनका लॉस भी हुआ था, उनकी आइडेंटिटीज भी चेंज हुई थी, उन्हें भी कन्फ्यूजन हुई थी, उनके भी जो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट थे वो हुए थे। देन जो मेजर थीम आता है वो मिमिक्री एंड रेजिस्टेंस का आता है। अब जो कॉलोनाइज नेशन थी उन्होंने क्या किया कि जो अपने कॉलोनाइजर्स थी उनके वेज ऑफ लाइफ को मिमिक किया, उनकी लैंग्वेज को मिमिक किया। अब मिमिक करना ये था कि उनके वेज ऑफ लाइफ को वो एक्सेप्ट भी कर रहे थे एंड उनको रेजिस्ट भी कर रहे थे, एंड उन्हीं की लैंग्वेज में इसलिए लिख रहे थे ताकि वर्ल्ड के सामने उनका रियल फेस रखा जाए और चीज़ों को जो है वो बेटरमेंट की तरफ लेकर जाया जाए। इस लेक्चर में हमने जिन की कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है उनकी डेफिनेशंस को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट है वो पोस्ट कॉलोनियल है। पोस्ट कॉलोनियल कॉलोनाइजेशन के बाद का जो टाइम है या फिर कॉलोनाइजेशन के बाद का जो रिस्पॉन्स था उसको हम पोस्ट कॉलोनियल कह सकते हैं। फिर वो कल्चरल हो, पॉलिटिकल हो या फिर सोशल हो, कोई भी जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट है हिब्रिडिटी का कॉन्सेप्ट। मीन्स के इसमें जो कल्चर्स है वो मिक्स हो गए थे, लैंग्वेजेस एंड आइडेंटिटीज ये सब कुछ जो है वो मिक्सअप हो गया था कॉलोनियल रूल के अंडर। नेक्स्ट हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है एब्रोगेशन का। अब एब्रोगेशन का यहाँ पर मीनिंग होता है रिजेक्टिंग द स्टैंडर्ड इंग्लिश ऑफ द कॉलोनाइजर। मीन्स कि जो कॉलोनाइजर्स की स्टैंडर्ड इंग्लिश है उसको जो है वो रिजेक्ट करना, उसमें अपने ईडियम को, अपने फ्रेजेस को ऐड करना। मीन्स कि जो नेटिव्स की लैंग्वेज है, जो कॉलोनाइज नेशन की लैंग्वेज थी, उन्होंने अपने ईडियम्स को, फ्रेजेस को, अपनी वोकैबुलरी को इंग्लिश लैंग्वेज में इनपुट करना स्टार्ट किया, उसमें ऐड किया, जिससे उनकी जो प्योर इंग्लिश थी उसको रिजेक्ट किया गया, उसे रेजिस्ट किया गया। इसको एब्रोगेशन कहते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन होता है कि जो इंग्लिश है उसको अडॉप्ट भी किया जाए एंड उसको अडेप्ट भी किया जाए। मीन्स के नेटिव्स के कल्चर्स को कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट भी किया जाए, बट एक ऐसा वे यूज़ किया गया है जैसे कि लैंग्वेज को यूज़ किया गया है उसको रेजिस्ट करने के लिए। नेक्स्ट है कैनन आ जाता है कि जितने भी कॉलोनाइज नेशंस के राइटर्स थे वो इकट्ठे हो गए, उन्होंने हाई लिटरेचर को लिखना स्टार्ट किया, उन्होंने अपने ट्रेडिशंस को, अपने कल्चर को, अपनी आइडेंटिटीज़ को, अपने रूट्स को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया और एक लिटरेरी कैनन को बनाया, उसको डेवलप किया। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है सब ऑल्टरन का। सब ऑल्टरन उनको कहा जाता है जो कि सोशली, पॉलिटिकली और जियोग्राफिकली पावर के आउटसाइड हों। मीन्स के हम पोर लोगों को भी कह सकते हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को भी कह सकते हैं, जो कि उस टाइम पर पावर में नहीं होते हैं, या फिर जिन्हें मार्जिनलाइज किया जाता है, जिन पर ऑपरेशन किया जाता है, जिन्हें ये समझा जाता है कि इनके पास इंटेलेक्ट नहीं है, मैनर्स नहीं है, क्लास नहीं है,
या फिर इनके पास इनका खुद का कल्चर नहीं है, या फिर इनके पास जो है वो बेसिक जो लाइफ गुजारने के मैनर्स होते हैं, जो वेज ऑफ लाइफ हैं वो नहीं है, उनको जो है वो सब ऑल्टरन कहा गया। तो जो यूरोसेंट्रिक वर्ल्ड व्यू था वो यही था कि जितने भी दूसरे लोग हैं वो सब ऑल्टरन हैं, उनकी खुद की कोई पर्सनालिटी है ही नहीं, खुद की कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। उनकी बर्थ ही इसलिए हुई है कि वाइट्स उन्हें आके गाइड करें, वाइट्स जो हैं वो उन्हें लाइफ सिखाएं, तो इसलिए उनको वो सब ऑल्टरन कहा करते थे। तो वाइट्स का प्रोपेगेंडा यही था कि जितने भी ब्लैक्स हैं जिनको उन्होंने कॉलोनाइज किया है, जिनको मार्जिनलाइज किया है, जितने भी एशियंस हैं, उन्हें जो है वो लो फील करवाना चाहते थे। उन्हें वो फील करवाते थे कि आपके पास अपना कुछ भी नहीं है, आपके पास तो दिमाग ही नहीं है, हमने ही आपको जो है वो दिमाग दिया है और सोचने और समझने की कैपेबिलिटी हमने आपको दी है, आपके पास कुछ भी नहीं था। अब जो है वो हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन से नॉवेल्स एंड प्लेस जो हैं वो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में आते हैं। बहुत सारे हैं, बट यहाँ पर जो है वो स्क्रीन पर 3 नेम्स आपको नज़र आ रहे होंगे, जिसमें थिंग्स फॉल अपार्ट आ जाता है, मिडनाइट्स चिल्ड्रन, डीकोलोनाइजिंग द माइंड। डीकोलोनाइजिंग द माइंड ये लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक की जो इंट्रोडक्शन है वो आपको समझ आया होगा, पोस्ट कॉलोनियलिज्म समझ आया होगा, पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स समझ आए होंगे, पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट क्या होता है वो समझ आया होगा, एंड जो वाइट्स का प्रोपेगेंडा था वो भी समझ आया होगा। उनके क्या व्यूज़ थे हम एशियंस को लेकर, ब्लैक्स को लेकर, जितनी भी कम्युनिटीज़ को उन्होंने मार्जिनलाइज किया था, जिन पर उन्होंने कंट्रोल किया था, उनको लेकर वाइट्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।